In the latest UPSC result 2025, top 10 out of top 10 are from various courses of Vajram and Ravi, with All India Rank 1 Anuj Agnihotri and many more. For over a decade, the All India Rank 1 has emerged from this very ecosystem. A journey powered by 50 plus years of legacy. Join the GS Foundation program. Inquire now. हेलो एवरीवन, मेरा नाम अपूर्वा वर्मा है. आई एम AIR 42 दिस ईयर इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025. दिस वाज माय 6th अटेम्प्ट और मैं पहले से सर्विसेज में हूँ. सिविल सर्विसेज 2020 वाले एग्ज़ाम में रिजर्व लिस्ट में मेरा नाम आया था और वहाँ से मैं फ़िलहाल दानिप्स सर्विस में हूँ और ACP चित्तरंजन पार्क साउथ दिल्ली में पोस्टेड हूँ. पहले मैं एक बार आपको थोड़ा ब्रीफ बैकग्राउंड देना चाहूँगी. मैं बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर हूँ. मैंने मेरी जो बीटेक की डिग्री है वो NIT मणिपुर से 2018 में कंप्लीट की थी और 2018 में ही मैंने अपना UPSC का जर्नी भी शुरू किया था. तो कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो मैंने बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट किया. पेरेंट्स ने बोला कि एक बार दिल्ली चले जाओ. यहाँ आके मैंने इनिशियली GS की और ऑप्शनल की दोनों की कोचिंग ज्वाइन कर ली थी. मेरा ऑप्शनल PSIR है, तो PSIR के लिए मैंने शुभ्रा रंजन मैम की कोचिंग ज्वाइन की थी और GS मैंने वाजीराम एंड रवि से किया. बट विथ टाइम, एक साल बाद आप रियलाइज करते हो कि सेल्फ स्टडी इज द की. तो कोचिंग के बाद फिर सेल्फ स्टडी में भी लग गई और 2019 मेरा पहला अटेम्प्ट था. उस टाइम उतनी क्लैरिटी थी नहीं, क्वेश्चंस अंडर अटेम्प्ट करके आए थे तो प्री हुआ नहीं. 2020 का मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था जिसमें मैंने मेरा एग्जाम क्लियर किया. बट फिर उसके बाद एक साइकिल सा बन गया. जब आप सर्विस पे रहते हो, समय कम रहते हो, बीच में छुट्टियां भी ली. 23 का अटेम्प्ट इमीडिएटली रिजल्ट के बाद आया था तो प्रिपेयर्ड नहीं थी, तो दैट वाइज नहीं हुआ. और जो मैंने लास्ट मेंस दिया था 2022 वाले अटेम्प्ट में, तो आई मिस्ड इट बाय 2 मार्क्स. तो ऐसे में कहीं ना कहीं कमी रह गई थी काफ़ी ज़्यादा. आई गॉट 73 एंड फेल शॉर्ट बाय 2 मार्क्स. फिर लास्ट ईयर 24 वाला जो अटेम्प्ट था, घर में कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई, ब्रदर की एंगेजमेंट सेरेमनी बीच में पड़ गई, उसके वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस हो गया और प्री नहीं हो पाया. इस बार मैंने जॉब के साथ साथ अटेम्प्ट दिया बिकॉज मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ. तो चैलेंजेस तो हैं बिकॉज यू आर वर्किंग एज अ कैपिटल कॉप, बट साथ साथ में उसका बेनिफिट भी रहता है. तो वो सारे चीज़ें मिला के ओवरऑल एक मैंने अपना लास्ट अटेम्प्ट दिया, एक कंपोजर और कामनेस के साथ दिया. एक जो कहते हैं निष्काम कर्मा वाली फिलॉसफी फॉलो की कि गिव योर बेस्ट एंड देन फॉरगेट द रेस्ट, व्हाट हैपन विल हैपन फॉर द बेस्ट. तो इस तरीके से किया. अभी मैं अगर अपने इस बार वाली अटेम्प्ट की बात करूं तो प्रीलिम्स के लिए क्योंकि टाइम काफ़ी लिमिटेड रहता था, तो मैं उतना ही पढ़ पाई जितनी रिक्वायरमेंट थी. एक तरीका जिसमें आप कम टाइम में ज़्यादा इफेक्टिवली पढ़ पाते हो, मुझे लगता है रिविजन वीडियोस का होता है. बिकॉज कहीं ना कहीं आपका बैकग्राउंड ऑलरेडी सेट होता है. तो मैंने सब्जेक्ट वाइज PW के मैराथन वीडियोस आते थे यूट्यूब पे, तो मैंने ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स के पढ़े. जो ज्योग्राफी के उनके स्पेशली वीडियोस थे मुझे काफ़ी यूजफुल लगे बिकॉज ज्योग्राफी में अगर हम क्वेश्चंस का ट्रेंड भी देखें तो काफ़ी इन डेप्थ आ रहे हैं. और जो वहाँ पे क्लासेस हुई थी मैराथन वीडियोस की, उसमें मेजरली NCERT को फोकस करके ही उन्होंने वीडियोस बनाया था. साथ में मेरी जो स्टैटिक बुक्स थी जो मैंने पहले पढ़ रखी थी, आप सभी को पता होगा लिस्ट, बट फिर भी अगर मैं शॉर्टली एक बार मेंशन करूँ तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत और जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मुझे लगता है जो पॉलिटी की NCERT है उस पर भी एक बार नज़र मार लेनी चाहिए. फिर ज्योग्राफी में NCERT, ऑल द 4 NCERTs जो हमें करनी होती है और साथ में GC लियोंग. इसके बाद एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर IAS पहले की पढ़ रखी थी, तो वहां से क्योंकि एनवायरनमेंट में कुछ कुछ टेक्निकल कंसेप्ट्स हैं जो आपको जानने जरूरी है, चाहे वो फोटोकेमिकल स्मॉग का हो या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स हो, तो उसके लिए आपको एक स्टैटिक बुक तो फॉलो करनी पड़ेगी. मैंने शंकर IAS की थी, कुछ लोग PMF IAS की भी बुक फॉलो करते हैं और उसको साथ में करंट अफेयर्स के साथ आपको कपल करना पड़ता है.
सिमिलरली इकोनॉमी के लिए मैंने जो क्लास नोट्स बनाए थे वो मुझे काफ़ी यूजफुल लगे. दोज वर द फाउंडेशन सेटिंग नोट्स फॉर मी. और साथ में क्योंकि इकोनॉमी में डे बाय डे डेवलपमेंट्स होते हैं तो करंट अफेयर्स आपको थ्रू आउट फॉलो करना ही पड़ता है साथ में. मॉडर्न के लिए मैंने अगेन स्पेक्ट्रम फॉलो की थी. और उसके अलावा मैंने मॉडर्न में इसकी मल्टीपल रिवीजन की. एंड आई थिंक स्पेक्ट्रम इज मोर देन इनफ फॉर इट. एंशियंट और मेडिवल, अगेन द ओल्ड एनसीईआरटीज. मेडिवल में मैंने सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़े थे बिकॉज इनपुट आउटपुट रेशियो थोड़ा कम है मेडिवल का अगर प्रीलिम्स में देखा जाए तो. और एंशियंट मैंने कवर टू कवर पढ़ी थी बिकॉज जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल वो थोड़े इन डेप्थ आ रहे हैं. तो अगर आपने पढ़ रखा है तो ही आप ठीक से उसको टैकल कर पाएंगे. इसके अलावा साइंस एंड टेक में ऑलमोस्ट हर साल 2 क्वेश्चंस बायोटेक के आ ही रहे. तो अगेन मेरे क्लास नोट्स बहुत यूजफुल लगे थे मुझे. और उसकी वजह से बायोटेक के मैंने थ्रू आउट मेरी जो 6 साल की जर्नी रही है उन क्लास नोट्स के बलबूते ही हर बार क्वेश्चंस टैकल किए हैं. मेरा ये कहने का मतलब ये है कि अगर आपके नोट्स अच्छे से बन गए किसी एक सब्जेक्ट के तो फिर आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है. जैसे इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक का अगर मैं एग्जांपल दूं तो मेरे पास रेडीमेड नोट्स थे और मुझे उसके अलावा कभी कुछ दूसरा सोर्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी. तो जो लोग घर से भी तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने कोचिंग नहीं ली, अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि ट्राई टू फाइंड अ गुड रिसोर्स ऑन दैट. चाहे वो कोई ऑनलाइन वीडियो या जरूरत पड़े आपको तो आप किसी कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग का भी वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्लासेस आप ज्वाइन कर लो. बिकॉज जब तक आपके फंडे क्लियर नहीं होंगे फिर क्वेश्चंस टैकल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. इसके साथ साथ प्रीलिम्स में क्योंकि करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आते हैं तो पहली चीज तो ये है कि आप ट्राई कीजिए कि आप मंथली कोई भी एक मैगजीन फॉलो कर रहे हैं. उससे आप पे लास्ट में जाके बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स का प्रेशर नहीं आएगा. और मुझे लगता है करंट अफेयर्स इतना डायनामिक और अनप्रिडिक्टेबल हो गया है कि इनपुट आउटपुट रेशियो उसका कम होते जा रहा है डे बाय डे. इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट यू विल टैकल द क्वेश्चन. आपने वो जो एक मैगजीन पढ़ी हुई है करंट अफेयर्स की उसी से सॉल्व हो जाएगा. और अगर नहीं होना होगा तो फिर आप 10 भी मैगजीन पढ़ लेंगे तो वो फिर टैकल करना मुश्किल है. PYQs आर द बाइबल फॉर किसी भी स्टेज ऑफ द एग्जाम, चाहे वो प्रीलिम्स हो मेंस हो. तो जो न्यू कमर्स हैं स्टार्टिंग में दिक्कत आती है क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो उसके लिए जरूरी होता है कि आप PYQs एनालाइज करिए और हर PYQ आपको एक कोर थीम बताते जाएगा. सपोज करिए आप एंशिएंट के PYQ सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि जैनिज्म और बुद्धिज्म पे रेगुलरली क्वेश्चंस आते हैं. तो वो यूपीएससी का एक कोर थीम बन गया. वो आपको ज्यादा अच्छे से करना है एज कम्पेयर टू अदर लेस रेलिवेंट टॉपिक्स जिनसे शायद काफी सालों से क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं. नेक्स्ट स्टेज मेंस का आता है. जैसा कि आप लोगों को पता है मेंस को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे 4 जीएस के पेपर्स, 2 ऑप्शनल के पेपर्स, एक ऐसे का पेपर और जो लैंग्वेज पेपर्स हैं कंपलसरी लैंग्वेज के पेपर्स वो आपको देने पड़ते हैं. मेंस में मुझे लगता है अगर आपने इंटीग्रेटेड तैयारी की है तो रिसोर्सेज आपके सेम ही रहते हैं. पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग आ जाता है. हम फैक्ट और एनालिसिस वाले मोड से एक सब्जेक्टिव मोड पे आ जाते हैं जहाँ पे हमको ओवरव्यू रखना पड़ता है हर चीज का और डाइवर्सिफाई करनी पड़ती है चीजें कि हम मैक्सिमम जो भी न्यूज में टॉपिक्स है या जो भी कोर थीम्स हैं उनको कवर कर पाए. तो उसके लिए फिर अगेन आजकल स्मार्ट स्ट्रेटजी का जमाना है और अगर आप ड्यूरेशन देखें तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का ड्यूरेशन घटते जा रहा है. तो सिर्फ मैनुअल करने से बेटर है कि हम कुछ उन फ्री अवेलेबल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करें जो आपकी प्रिपरेशन को उसी लेवल तक पहुंचा सकती हैं जो कि आप शायद खुद से करके करें और एक लिमिटेड टाइम में उसको कंप्लीट भी कर पाएंगे. और फाइनली जो इंटरव्यू का स्टेज आता है सबकी तैयारी अलग हो सकती है बट अगेन द 3 मेन core qualities which you need to carry in interview is your analysis power, आपका जो confidence level है वो, और तीसरी चीज है आपकी जो inherent core value है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इंटरव्यू में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
वो रिफ्लेक्ट होकर बाहर आ ही जाती है। तो ये 3 स्टेजेस हैं यूपीएससी की जर्नी के, और अब फर्दर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स की बात करते हैं विथ अ डिस्क्लेमर, क्योंकि ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट था एंड आई ऑल्सो क्लियर्ड अर्लियर। तो मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो हर किसी के लिए इक्वली अच्छे से वर्कआउट करे ये ज़रूरी नहीं है। प्रीलिम्स में मेरे पास कम टाइम था। अगर मैं स्टार्ट करती हूँ मेरे पहले अटेम्प्ट से, पहले अटेम्प्ट में क्योंकि नॉलेज भी कम थी चीज़ों की, मैं ऑल टुगेदर 78 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करके आई थी। तो फर्स्ट लर्निंग वाज फ्रॉम देयर कि अंडर अटेम्प्ट करने से भी आपके चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आई अटेम्प्टेड 78 वाज नॉट एट ऑल इनफ फॉर दैट टाइम, बट आई मिस्ड द कट ऑफ बाय 4-5 मार्क्स। तो मुझे ये चीज समझ आ गई थी कि इस अटेम्प्ट के क्लियर ना होने का रीजन है अंडर अटेम्प्टिंग। सो जब आप प्रैक्टिस करें, जब आप मॉक्स लगाएं, तो प्लीज एक रेंज माइंड में रखिए, ऑफ कोर्स विद अ डिस्क्लेमर की दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ पेपर। पेपर कैसा आ रहा है, इजी आ रहा है, टफ आ रहा है, हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी उससे बढ़ते हैं घटते हैं। बट एनीथिंग बिलो 80 और 85 आई थिंक वी नीड टू चेक अपॉन डिपेंडिंग ऑन आवर रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। अगर मैं सेकेंड अटेम्प्ट की बात करूं तो उस साल मैंने प्रीलिम्स काफी अच्छे मार्क्स से क्लियर किया था। मैंने फॉरेस्ट का भी कट ऑफ क्लियर किया था। फर्स्ट थिंग आई चेंज्ड वाज आई अटेम्प्टेड मोर देन 90 क्वेश्चंस। सेकेंड थिंग वाज मेरा स्टैटिक 100% रेडी था, जो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ सब्जेक्ट्स थॉरोली नहीं कर पाई थी। जैसे कि मैंने मेडिवल बिल्कुल भी पढ़ने का टाइम नहीं मिला था। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट था, पढ़ाई शुरू की थी 0 से, तो शायद मुश्किल से मुश्किल 1-2 बार रीडिंग कर पाई होंगी सारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स का। तो जब वो नहीं हुआ तो मेरे पास पूरा 1 साल था फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। मैंने मुझे याद है वॉल पे अपनी बुक लिस्ट बनाई और मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि मैं इन रिसोर्सेज के अलावा अब कोई भी नया रिसोर्स नहीं उठाऊंगी। मैंने उसके सामने कॉलम्स बनाए, 5 कॉलम्स, एंड माय टारगेट वाज कि मैं इनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करूंगी बिफोर माय नेक्स्ट अटेम्प्ट, और वो कंप्लीट भी हुआ था। एंड ट्रस्ट मी, जब आप ऐसा कोई चार्ट बनाते हैं और आप उसमें टिक मार्क करते हैं दैट यू हैव कंप्लीटेड 1 सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट, वो एज अ बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर भी काम करता है कि आप उसको कंटिन्यू रखिए। तीसरी चीज जो मैंने एक चेंज की थी, मैं जब भी कोई स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ती थी, सपोज मैंने पॉलिटी पढ़ी, लक्ष्मीकांत, मैं अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के PYQs और जो मॉक टेस्ट वो बनाते हैं वो उठा लेती थी, और मैं कंटिन्यूअस में अगर मैंने 10 दिन लगाए पॉलिटी पढ़ने के लिए, मैं अगले 10 दिन सिर्फ टेस्ट देती थी। तो उससे क्या होता था, जो भी ग्रे एरियाज है, जो कंफ्यूजिंग एरियाज है, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली क्लियर हो जाते थे। और अगर आप ये कर पाए, आप खुद ही एक डिफरेंस देखेंगे अपनी प्रिपरेशन में। तो मेरा ये सजेशन रहेगा, और ये हर सब्जेक्ट के लिए आपको करना है, चाहे वो एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री हो, आप कर लीजिए। और जो हमारा ये एक डायलेमा रहता है जब हमारा अटेम्प्ट नहीं क्लियर होता है कि अब 1 साल क्या करें, तो ये बहुत ही इफेक्टिव वे है अपना टाइम यूटिलाइजेशन करने का कि आपने सब्जेक्ट पढ़ भी लिया, टेस्ट भी लगा लिए, फंडे भी क्लियर हो गए, और अगेन मेंस में लिखनी तो आपको सेम ही चीजें हैं, तो आपका प्रीलिम्स वाला नॉलेज आपके मेंस में भी काम आ जाएगा। देन कमिंग टू द थर्ड अटेम्प्ट वाज, जो थर्ड अटेम्प्ट से लर्निंग थी, आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली ऑल्सो। मैंने इंटरव्यू दिया था उस साल, मेरा इंटरव्यू टुवर्ड्स द एंड था, एंड जब रिजल्ट आया तो मेन लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया था, तो आई वाज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड ऑल्सो। साथ में मैंने गलती ये की कि इंटरव्यू के देने के बाद और इंटरव्यू वाले मोड में जाने के बाद मैंने प्रीलिम्स की तैयारी छोड़ दी थी वहां पे। सो फॉर दोज ऑफ यू हु आर अपियरिंग फॉर इंटरव्यू, मेनी कांग्रेचुलेशंस, आई होप दैट यू मेक इट इन द लिस्ट। बट साथ में अगर आपका प्लान है, चाहे वो रैंक इम्प्रूवमेंट के पर्सपेक्टिव से हो या फिर आगे अटेम्प्ट्स कंटिन्यू करने का हो, तो अपनी प्रीलिम्स की भी तैयारी रखिए थोड़ी थोड़ी। तो आपने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ रखा है, तो आई डोंट थिंक इट विल बी अ डिफिकल्ट थिंग टू डू। कमिंग टू द फोर्थ अटेम्प्ट, अगेन मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ उस साल, और स्ट्रेटेजी मोर और लेस वाज सेम। इन एडिशन कि PYQs पे फोकस मेरा काफी बढ़ गया मेरे फोर्थ अटेम्प्ट से। मैंने लास्ट के 15 साल के जो भी PYQs थे वो प्रिंट किए,
और लास्ट का 1 महीना जो था उसमें मैं सिर्फ PYQ सॉल्व करती थी। और जब आप उसमें आपके अच्छे मार्क्स आने लगते हैं, आप यूपीएससी का लैंग्वेज पकड़ने लगते हैं, तो इट बिकम्स ऑल टुगेदर वेरी इजी कि आप प्रीलिम्स का स्टेज अच्छे से क्लियर कर सके। साथ में मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, हमारी नॉलेज, स्ट्रेटेजी, चीजें, सब चीज एक तरफ है, साथ में अगर आप देखें तो यूपीएससी का एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होता है जो समझना बहुत जरूरी होता है। और कुछ बच्चे हैं प्रीलिम्स में वो हर बार अच्छा इसलिए भी कर पाते हैं क्योंकि उनको वो लैंग्वेज पकड़ना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप सिर्फ वो पकड़ के एग्जाम क्लियर कर लेंगे, बट yes, it can create difference for up to anywhere between 5 to 10 questions, और वो बहुत ज्यादा होता है coupled with your of course जो आपका नॉलेज है उसमें अगर ये फैक्टर भी आप ऐड कर दो तो आपके 5-10 क्वेश्चंस विल ऑल टुगेदर चेंज द गेम। तो वो कहाँ से सीखे? आई थिंक द बेस्ट वे टू गाइड इज PYQs। आप PYQs उठाइए, उसमें आप खुद नोटिस करेंगे, जैसे हम अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे देखते हैं ट्रिक्स एंड निमोनिक्स एंड एवरीथिंग। ट्रिक्स कुछ नहीं होता है, मैं बोलूंगी जब हम ट्रिक्स के फंडे में जाते हैं तो हम चीजें जनरलाइज कर देते हैं, और फिर अगर यूपीएससी ने वो चीज रियलाइज कर ली, जो कि वो धीरे धीरे कर भी रही है, और पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस चेंज भी हो रहा है यूपीएससी में, तो वो जानबूझ के वैसे क्वेश्चंस फॉर्मुलेट भी करेंगी और आपका गलत और नेगेटिव मार्किंग की तरफ ले जाने के लिए। तो इट्स बेटर कि हम ट्रिक्स में ना पड़े और लैंग्वेज पकड़े। आप अगर ये प्रैक्टिस कर लेते हैं कि आप पिछले 10, 15, 20 साल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो आई थिंक दैट विल बी इनफ टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज प्लस योर ऑफ कोर्स योर स्टैटिक नॉलेज। 5th अटेम्प्ट में अगेन कुछ फैमिली में इवेंट आ गया और जो एग्जाम का डेट था वो पोस्टपोन हो गया था बाय 15 days फॉर दोज ऑफ यू हैव अपीयर्ड, यू नो। एंड उस चक्कर में फिर वो फ्रेम ऑफ माइंड नहीं हुआ। तो मैं ये चीज 2 बार रिपीट कर दी कि फ्रेम ऑफ माइंड नहीं हुआ, बिकॉज प्रीलिम्स अगर आप देखें वो 2 घंटे जिसमें आपको जीएस सॉल्व करना पड़ता है, इट्स नॉट ओनली अबाउट योर नॉलेज और अबाउट हाउ मच यू हैव प्रैक्टिस, इट्स ऑल्सो अबाउट आर यू एबल टू टैकल दैट सिचुएशन। आप वो सिचुएशन तभी टैकल कर पाएंगे जब आप में वो पावर है, वो प्रेशर हैंडलिंग कैपेबिलिटी है। बट अगर आप उस मोड में है ही नहीं, आपका दिमाग उस प्रीलिम्स वाले जोन में नहीं है, तो वो कभी इतनी जल्दी रेडी नहीं हो पाएगा कि वो उन 2 घंटों में अपना बेस्ट दे पाए। नाउ कमिंग टू द मेंस पार्ट, उस पे जाऊं मैं उसके पहले एक इंसिडेंट नरेट करूंगी। आई वॉज इन क्लास 8th और ऐसा होता था कि हिस्ट्री में हर बार मेरे हाईएस्ट मार्क्स होते थे क्लास में। तो फाइनल एग्जाम था, 80 मार्क्स का पेपर था, और पिछले रात को पूरी मैंने पढ़ाई की, सुबह तक पढ़ रही थी, रेस्ट लेने का टाइम नहीं मिला। एग्जाम में चली गई, एग्जाम हॉल में बैठी और पेपर लिखना शुरू कर दिया। मिडवे 1 घंटे बीत गए। जब एग्जामिनर सिग्नेचर करने के लिए आए तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुम्हारे एग्जाम बोर्ड के नीचे क्या है, एंड आई सॉ कि वहां पे मेरी हिस्ट्री की बुक पड़ी हुई थी। एंड उस मोमेंट में कुछ समझ नहीं आया कि व्हाट डिड आई डू। कोई बात नहीं, उन्होंने बुक ले लिया एंड वेरी पेशेंटली ही गेव मी अनदर शीट कि ठीक है, उन्होंने सब कुछ ले लिया मेरे से। और 3 घंटे में से 1 घंटे बीत चुके थे। उन 2 घंटों में मैंने मेरा पेपर कंप्लीट किया एंड स्टिल आई गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन क्लास। बट अनफॉर्चुनेटली दोज मार्क्स वर कैंसल्ड बिकॉज उसको अनफेयर मीन्स में काउंट किया गया। एंड उस तरीके से somehow फिर ओवरऑल मिला के आई ऑफ कोर्स क्लियर्ड बिकॉज माई मार्क्स वर गुड। अदरवाइज वहां से मुझे एक लर्निंग ये मिली कि हम इतना मेहनत करते हैं बट पैनिकिंग एंड ओवर प्रिपरेशन समटाइम्स वो सारी मेहनत को पानी में बहा देती है। तो फिर उसके बाद से मैंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी थी। मैं लास्ट डे में तो पढ़ती ही नहीं थी। वो इंसिडेंट फिर मैंने थ्रू आउट कैरी किया और फिर मैं लास्ट टाइम पे पढ़ने वाली आदत छूट गई थी मेरी। अनटिल एंड अनलेस मैं फिर अपने फाइनल अटेम्प्ट में मैंने लास्ट में थोड़ा पढ़ा, गैप में पढ़ती थी, एंड इट पेड ऑफ। क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि ऐसे इंसिडेंट्स चाहे आपके स्कूल टाइम में हुए हो, कॉलेज टाइम में हो, और आगे भी होते रहेंगे, जॉब में भी हो सकते हैं, बट इस एग्जाम में थ्रू आउट
वही पर्सन एक्सेल कर पाएगा जो मेंटली स्ट्रांग है, बिकॉज एडवर्स सिचुएशंस आर बाउंड टू कम। अभी मेंस पे आते हैं हम। तो मेंस में मैंने जो मेरी प्रिपरेशन थी, मुझे थ्रू आउट मेंस छुट्टी नहीं मिल पाई थी, तो मैं जॉब कर रही थी और लास्ट के 1 महीने में मैंने लीव अप्लाई की थी, तो वो मेरी लीव सैंक्शन हो गई थी। तो मैंने क्योंकि पहले अटेम्प्ट्स दिए हुए हैं और 6 में से मैंने 3 बार मेंस क्वालिफाई किया है और 2 बार मैंने इंटरव्यू दिए हुए हैं। तो जो मेरा 2020 वाला अटेम्प्ट था वो मैंने घर पे रह के कोविड के टाइम में दिया था और उस टाइम किसी सोशल सर्कल में नहीं थी, कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो मैंने बस जो मेरी स्टैटिक पढ़ाई कर रखी थी उस बेसिस पे इधर उधर से क्वेश्चंस निकाले, मॉक टेस्ट के आंसर्स देखे और एग्जाम दिए थे। तो मेरे जीएस में स्कोर बहुत अच्छे नहीं आए थे उस बार, एंड दैट वाज वन रीजन व्हाई आई गॉट इनटू द रिजर्व लिस्ट। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट जो मैंने दिया वो मेरा 22 का अटेम्प्ट था। उसमें मैंने सारे पेपर्स को एनालाइज किया, थीम्स बनाए। मैंने पहले जितने भी पीवाईक्यूज थे पिछले 8-10 साल के, अभी तो रेडीमेड मटेरियल्स भी आने लगे हैं जहाँ पे आपको खुद से एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने वो उठाए एंड आई सॉ कि देर आर सर्टेन टॉपिक्स विच गेट रिपीटेड अगेन एंड अगेन। जैसे आर्ट एंड कल्चर में अगर आप बात करो तो गुप्ता एम्पायर, उनका जो टेम्पल आर्किटेक्चर था या उनका सिग्निफिकेंस था एम्पायर का, उस पर काफी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। या फिर आप बुद्धिज्म से देखो तो जो ये कंपैरिजन होता है बुद्धिज्म और जैनिज्म का, टेम्पल आर्किटेक्चर का, ड्रेविडियन आर्किटेक्चर, इन सब पे क्वेश्चंस काफी रिपीट होते हैं। तो जब आप थीम वाइज प्रिपेयर करते हो वो चीज, आप डायग्राम्स भी आपको पता है कि आपको कहाँ पे कौन सा डायग्राम ज्यादा प्रैक्टिस करना है, क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। तो इस तरीके से मैंने एनालिसिस शुरू किया और मैंने हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दिया। बट कहीं ना कहीं उस अटेम्प्ट में मैंने मेरी एसे की तैयारी को फॉर ग्रांटेड ले लिया था थोड़ा, एंड दैट वाज वन रीजन कि आई कुड नॉट क्लियर माय मेंस। मेरे जीएस में बहुत ही अच्छे मार्क्स आए थे, इट वाज 423 दैट ईयर, एंड फॉर्चुनेटली व्हेन आई कैलकुलेटेड दिस ईयर का भी जीएस का स्कोर, तो इट इज अगेन 423। तो जीएस का सेम ही मार्क्स रहा। बट व्हाट मेड डिफरेंस इन माय 22 attempt and this year was I scored well in essay. I increased my score from 73 to 117 this year. Secondly, मेरा मेंस में भी मार्क्स, मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी मार्क्स इंक्रीज हुआ और अराउंड 28 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ। तो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से फिर आई गॉट वेरी गुड मार्क्स इन मेंस एंड फॉलोड बाय इंटरव्यू, जिसकी वजह से आज मैं AIR 42 हूँ। तो पहली चीज मैं फोकस करूंगी, इस बार मैंने मेंस में क्या क्या चीजें फॉलो की। तो फ्रॉम डे 1 मुझे ये चीज समझ आ गई थी कि मेंस में आप किसी भी सब्जेक्ट को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। तो मैंने 4 ब्लॉक्स बनाए थे। मेरे ब्लॉक 1 में था GS 1, 2, 3, सेकेंड ब्लॉक वॉज एथिक्स, थर्ड ब्लॉक वॉज एसे और फोर्थ ब्लॉक में मेरा ऑप्शनल का पेपर्स था। तो मैं जो अपने दिन का शेड्यूल बनाती थी उनमें मैं इन चारों एलिमेंट को जरूर इंक्लूड करती थी। साथ में क्योंकि आई वॉज वर्किंग, तो एक एडवांटेज ये मिला, प्रीलिम्स देने के बाद से कुछ आइडिया लग जाता है कि ओके यू आर इधर क्लियरिंग या नॉट क्लियरिंग। जो बॉर्डर लाइन वाला सिचुएशन है वो भी बहुत डिफिकल्ट होता है, बट स्टिल फॉर दोज ऑफ यू हु आर वॉचिंग, अगर आप बॉर्डर लाइन पे भी हैं तो प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग। इफ नॉट फॉर दिस अटेम्प्ट, of course that knowledge will be utilized in the next year and you will be much ahead of others. तो जैसे ही प्रीलिम्स खत्म हुआ तो 1-2 प्रोग्राम्स लॉन्च हुए जो कि आपको एक टाइम टेबल बेस्ड प्रिपरेशन कराने की ओर ले जा रहे थे। जैसे मैं नाम लूँ तो PW का ही सृजन मेंस का प्रोग्राम था, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। फ्रॉम डे 1 उनका आंसर राइटिंग भी शुरू हो गया, क्लासेस होना भी शुरू हो गई। तो मैंने रियलाइज किया कि अगर मैं सारी चीजें फॉलो करूं तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने फिर वहां से रिस्ट्रिक्ट किया खुद को कि ठीक है मैं आंसर राइटिंग, इनका डेली आंसर राइटिंग करूंगी और मॉडल आंसर्स पढ़ूंगी। बाकी मैं वीडियोस सारे नहीं देख पाती थी और क्योंकि पहले पढ़ भी रखा था तो काफी क्लैरिटी थी, मुझे कुछ चीज क्लियर नहीं होती थी तो मैं वहां से उनके स्लाइड्स उठा लेती थी
और मुझे लगता है एक एडवांटेज ये होता है अगर आपने पहले से चीजें पढ़ रखी होती है कि आपको कंसेप्ट्स में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, आपके फैक्ट्स थोड़े वीक हो सकते हैं, चीजें नाम नहीं याद आएंगे आपको। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो हम स्टार्टिंग में फिजिकल ज्योग्राफी में 3-4 थ्योरीज पढ़ते हैं, तो उनके फाउंडर्स के नेम एंड ऑल वो इंट्रोडक्शन में काफी यूज होता है। तो मैंने रियलाइज किया कि मेरे अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे ऑल टुगेदर वीडियो देख के समझने की जरूरत नहीं है, मुझे पढ़ने की जरूरत है और लिखने की जरूरत है। उसी तरह डिपेंडिंग ऑन एवरी पर्सन्स इंडिविजुअल जर्नी, अगर आपको कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स है तो आप वीडियोस भी देख सकते हैं साथ आंसर राइटिंग तो है ही है, मेंस में वो उससे कोई उसका सब्स्टिट्यूट है नहीं। तो इस तरीके से मैंने जर्नी शुरू की। ऐसे में मुझे पता था, मैं अभी पेपर वाइज अगर बात करूं तो सबसे पहले मैं ऐसे के बारे में बात करूंगी कि पिछले बार मेंस नहीं क्लियर होने का सबसे बड़ा रीजन ऐसे था। तो मैंने ऐसे में इस बार पेपर्स लिखना भी शुरू किया, साथ में साथ कंटेंट बिल्डअप अगेन सृजन में वो प्रोवाइड करते थे आपको थीम वाइज कंसेप्ट्स जितने भी ऐसे से रिलेटेड थे। तो अगर आप अवेल करेंगे उनका मटेरियल अभी भी तो आपको दिखेगा, चाहे फिलोसॉफिकल थीम्स हो या टेक्नोलॉजी रिलेटेड थीम्स हो, आपको रेडीमेड मटेरियल मिल जाएगा। इनफैक्ट मटेरियल हमेशा ज्यादा ही होता है, उसमें से आपको रिफाइन करके पढ़ना होता है कि मेरी कैपेबिलिटी इतनी है। तो मटेरियल्स लिया, फिर मैंने लुकमान आईएएस का ऐसे का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया। वहां से मैं टेस्ट भी लिखती थी, इवैल्यूएशन होके जो भी कमेंट्स आते थे उनको इंक्लूड भी करती थी अपने एसेज में, और साथ में साथ उनके काफी सारे मॉडल आंसर्स पढ़े ऑनलाइन। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे ही जितने भी अवेलेबल मुझे दिखे, मैंने सारे एसेज उठा के एक बार पढ़ डाला। तो मैंने नोटिस किया कि काफी सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो रिपीट भी हुए हैं यूपीएससी में, एज इट इज पीवाईक्यूज बन के वो आए हो चाहे जो हो। तो जब आप पीवाईक्यूज के ही मॉडल आंसर्स पढ़ रहे हो तो आपको काफी क्लैरिटी आ जाती है कि ओके व्हाट इज द डिमांड, एंड आई फाउंड इट गुड फॉर समबडी हु स्ट्रगलिंग विथ ऐसे। आप बिल्कुल ये ट्राई करके देख सकते हैं, और एक दिन में आप इजीली 2-3 मॉडल आंसर्स पढ़ लेंगे विद इन 1 hour 1.5 hours। दैट इज नॉट अ वेरी बिग थिंग टू डू। वहां से फिर आप कुछ पॉइंट्स जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, कुछ फ्रेजेस इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, आप उसको एज इट इज उठा के अपने एक्चुअल एग्जाम में भी कोट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे 2-3 नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड के दोस्त थे, तो मैं अपनी ऐसे की कॉपीज उनको भी भेजती थी फॉर अ न्यूट्रल व्यू। तो उनके भी जो फीडबैक आते थे मैं उस पर काम करके फिर फर्दर मैंने एसेस के लिए अराउंड 7-8 ऐसे टेस्ट सीरीज में, और उसके अलावा 2-3 अलग से लिखे। तो ऐसे में मैंने ठीक ठाक मेहनत की थी, विच इज वाई माई स्कोर इम्प्रूव फ्रॉम अराउंड 73 to 117। इसके अलावा मुझे लगता है कि एक रीजन जिसकी वजह से मेरा पिछले बार ऐसे में मार्क्स कम आए होंगे इज ऑल्सो द इंटरप्रिटेशन, बिकॉज द टॉपिक्स बीइंग आस्क्ड आर मोस्टली फिलोसॉफिकल इन नेचर। और पिछले अटेम्प्ट में मैंने फिलोसॉफिकल एसेस के लिए कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं की थी। ओवरऑल एसेस के लिए मैंने कोट्स इकट्ठा किए थे, फैक्ट्स इकट्ठा किए थे, बट इन फिलोसॉफिकल एसे द मेन थिंग इज टू फाइंड द क्रक्स ऑफ इट। तो वो चीज में कहीं ना कहीं लैक्यूना था जिसकी वजह से मिस इंटरप्रिटेशन हुआ और मार्क्स कम आए, एंड दिस इज हैपनिंग अ लॉट, विच इज वाई जो ऐसे में है काफी लोग स्ट्रगल भी कर रहे हैं। तो दिस कैन बी टैकल्ड ओनली विथ प्रैक्टिस। आप ज्यादा से ज्यादा लिखिए और ज्यादा से ज्यादा मॉडल आंसर्स पढ़िए अच्छे सोर्सेज से। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम एम्फसाइजिंग दिस इज बिकॉज आजकल चैट जीपीटी भी आपको ऐसे बना के दे देगा। दैट इज नॉट अ वेरी बिग थिंग टू डू, बट जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है और अगर आप सिलेबस पढ़े तो उसमें कुछ फ्रेजेस यूज्ड हैं, चाहे वो कोहेरेंस हो, एक फ्लूइडिटी हो आपके आंसर्स में, वो सब तभी मेंटेन हो पाएगा जब आप एक अच्छे सोर्स से अपना ऐसे कवर कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू माई जीएस पेपर्स, जीएस 1, 2, 3, इसके लिए मैंने बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो की, बिकॉज ऑफ कोर्स टाइम डेफिशिएंसी थी, एंड from my past attempt I have realized there is no point in decorating unnecessarily your answers. आप क्वेश्चन को करेक्टली इंटरप्रेट करके जो पूछा गया है वही लिख पाए तो आई थिंक यू विल डू वंडर्स। तो GS 1, 2, 3 के लिए सबसे पहली बात आती है कि
जो जितने भी आपके टॉपिक्स हैं और सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करना। आपका ना गवर्नेंस छूटना चाहिए, ना अगर हम पॉलिटी ज्योग्राफी की बात करें वो हम इन जनरल भी पढ़ते हैं, बट कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं मेंस में पूछे जाते हैं जो सिर्फ हम मेंस के टाइम में पढ़ते हैं, चाहे वो गवर्नेंस हो, वो सोशल सिक्योरिटी हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, या फिर एथिक्स का पेपर हो, ये चीजें। तो अगेन जीएस के लिए क्योंकि मैंने मेरे 22 वाले अटेम्प्ट में भी फॉलो किया हुआ है तो मैंने प्रहार बुकलेट्स ली। कपल्ड विद दिस वाज कि मैं करंट अफेयर्स नहीं कर पा रही थी, मैं न्यूज़पेपर बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रही थी प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। तो मुझे एक चीज बहुत क्लियर थी कि मुझे जो भी पढ़ना है यही पढ़ना है और इसका मल्टीपल रिवीजन करके जाना है और एग्जाम में लिख के आना है। एंड आई फाउंड द मटेरियल्स वेरी यूजफुल बिकॉज द गुड पार्ट अबाउट इट वाज कि उन्होंने थोड़ा लेट से पब्लिश किया बट द एंटायर करंट अफेयर्स वाज इंक्लूडेड। एंड सिंस आई वाज ऑलरेडी फॉलोइंग उनका सृजन का मेंस प्रोग्राम, तो वहां से क्लासेस आगे बढ़ रही थी एंड आई वाज राइटिंग एवरी डे। और अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो दे प्रोवाइड वीडियो लेक्चर्स, उसके जो स्लाइड्स होते हैं जो क्लास में कवरेज हुआ है वो मिलती है साथ में। डेली आंसर राइटिंग के लिए आपको 7 क्वेश्चंस मिलते हैं जो आपको 1 घंटे में लिखने होते हैं, उसके मॉडल आंसर्स मिलते हैं। एंड साथ में बाद में चाहे वो वैल्यू एडिशन के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हो, फैक्ट शीट हो या प्रहार बुकलेट्स हो, तो मैंने प्रहार बुकलेट्स फिजिकली मंगा ली थी बिकॉज मुझे पता था कि वो बाद में पब्लिश होंगी एंड बाय दैट टाइम माय लीव आल्सो गॉट सैंक्शन फॉर द लास्ट 1 मंथ। तो आई गॉट टाइम कि मैं अब रिविजन कर पाऊँ। तो मैं नोट्स बनाने का मुझे टाइम नहीं मिल पाया, मैं डायरेक्ट बुक से पढ़ती थी। सो आई यूज्ड टू कीप मार्कर्स फॉर डिफरेंट थिंग्स, जैसे कि फैक्ट्स के लिए ग्रीन से मार्क कर लिया, कोई इंपॉर्टेंट कमिटीज है तो ऑरेंज से मार्क कर लिया। तो इस तरीके से कोई एज सच बहुत डिफरेंस नहीं आता था। तो मैंने मेरा बेस ओनली एंड ओनली प्रहार बुकलेट्स फॉलो किया था, उसके मल्टीपल रिविजन्स किए थे। एंड सिंस प्रहार इज रिलीज्ड फॉर ऑल द सब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम GS 1 to 4, मुझे किसी दूसरे सोर्स के पास जाना नहीं पड़ा। साथ में डेली आंसर राइटिंग मैं करती थी 7 क्वेश्चंस का। वहां से जो मॉडल आंसर्स आते थे उनको मैं पढ़ती थी, वहां से अगर कुछ वैल्यू एडिशन होना होता था अपार्ट फ्रॉम प्रहार तो वो मैंने किया। बीच बीच में फुल लेंथ टेस्ट भी होते थे तो वो मैंने लिखे हैं। साथ में मैंने फोरम की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, हालांकि मैं बहुत सारे टेस्ट लिख नहीं पाई, बट मुझे जब भी टाइम मिलता था मैं एक बार मॉडल आंसर्स पढ़ जरूर लेती थी। तो प्रैक्टिस मेरी डेली चली रही थी। बट सिंस मुझे ये थोड़ा फोमो हो रहा था कि ऐसा ना हो मैं करंट अफेयर्स पे बहुत मिस आउट कर जाऊं, तो मॉडल आंसर्स में पढ़ती थी एंड मल्टीपल रिविजन्स मैंने हर चीज के किए। बिकॉज इफ यू सी द वॉल्यूम ऑफ प्रहार बुकलेट्स, तो गवर्नेंस की बुकलेट हो गई, या आप एक दिन में भी अगर चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। और फॉर न्यू कमर्स शायद 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, बट स्टिल इट इज डूएबल इन दैट टाइम फ्रेम जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का होता है। इसके साथ साथ मेरे पास मेंस की भी आंसर बैंक थी जो PYQs की होती है, तो उसमें से भी जो एटलीस्ट पिछले 4-5 साल में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैंने एक बार नजर मार लिया था ताकि वहां से कुछ वैल्यू एडिशन हो पाए। तो आई केप्ट इट वेरी सिंपल और GS में मेरे मार्क्स अप्रॉक्स सेम आए जो 22 में मैंने स्ट्रेटेजी फॉलो की थी। तो मेरा सजेशन यही रहेगा GS में कि हम जितना कम रखें अपना रिसोर्सेज उतना अच्छा है और उसको मल्टीपल रिवीजन करें इंस्टेड ऑफ कवरिंग एवरीथिंग। इन प्रहार बुकलेट्स के अलावा ऑफ कोर्स यू हैव ऑलरेडी रेड योर कन्वेंशनल बुक्स, तो वहां पे आपको जहां जरूरत पड़ती है आप एक बार जरूर नजर मार लीजिए। साथ में एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है कि जैसा हमारा स्टिमुलेटेड टेस्ट प्रीलिम्स के लिए आता है वैसे ही मैं GS में अभ्यास मेंस देने गई थी। तो व्हेन आई रीच्ड द सेंटर, GS 1 और 2 का पेपर था, आई आस्क्ड समबडी कि GS 1 का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए, ओके हैव यू रेड दिस, एंड दैट पर्सन टोल्ड मी कि ये तो कल ही हो गया, GS 1 2 तो कल हो चुका है। फिर मुझे लगा कि पता नहीं व्हाट दिस पर्सन इज सेइंग, मैंने उसको मजाक में लिया और जब पेपर एक्चुअल में आया तो एक्चुअली इट वाज GS 3 and 4 वाला दिन, तो मैंने अपना प्रीवियस डे वाला पेपर मिस कर दिया था एंड आई फेल्ट होपलेस दैट डे कि मैंने क्या कर दिया। आई फेल्ट एज इफ मेरा एक्चुअल एग्जाम मिस हो गया।
बट somehow I gave GS3 का पेपर एंड फिर जो GS3 और 4 के बीच का गैप है, सो आई वॉज डिस्कसिंग विथ माई हस्बैंड की सी दिस हैज हैपेंड नाउ, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू गिव GS4, मुझे मन नहीं हो रहा, बट ही सेड कि नहीं नहीं दे दो, कोई बात नहीं, अभी तो हो गया, क्या कर सकते हैं, ऑल दिस, एंड मैंने दे दिया. एंड फाइनली व्हेन द रिजल्ट्स केम फॉर GS3, तो मार्क्स वर गुड, और साथ में एक रिमार्क लिखा था जो भी इन्विजिलेटर थे, दैट यू नो योर कॉपी इज वंडरफुल एंड यू आर बाउंड टू एक्सेल दिस ईयर, जस्ट कीप राइटिंग वेल एंड प्रैक्टिसिंग, यू नो एवरीथिंग इज ओवर एंड सडनली यू गॉट सच गुड रिमार्क्स. तो ऐसी सिचुएशंस भी आएंगी लाइफ में, एंड हमें जज नहीं करना चाहिए कि ठीक है ये तो बहुत बुरा हो गया, अब इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता. नाउ कमिंग टू एथिक्स, इसके पहले मैंने सृजन का मेंशन किया था, तो सृजन PW एक प्रोग्राम लॉन्च करता है बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस. Initially you have to pay and once you qualify that fee is reimbursed for people qualifying. तो point which I want to convey from here is कि अगर आप नहीं भी prepared हैं, you know somehow you are qualifying prelims, तो आपके knowledge में ये चीजें होनी चाहिए कि ऐसे बहुत सारे programs हैं जिनको attempt करके और साथ में चल के आप अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं. So nothing to worry, बस खुद को रेडी रखना है उस चीज के लिए. ऑल्सो फॉर दोज हु ऑफ यू आर वर्किंग और या फिर बाकी लोग भी, मेरे iPad ने मुझे बहुत हेल्प किया है इस बार. सो आई वुड सजेस्ट कि इफ पॉसिबल प्लीज हैव अ गुड गैजेट विथ योरसेल्फ, चाहे वो लैपटॉप हो. मोबाइल से मेरे से पढ़ाई नहीं हो पाती थी, इसलिए मैंने iPad रखा था, या फिर कोई दूसरा गैजेट आप यूज करना चाहे तो 90% ऑफ माई स्टडी वॉज ऑन माई टैबलेट. मैं अपनी आंसर राइटिंग कॉपीज जो अपलोड करती थी, जो मॉडल आंसर्स पढ़ती थी, दैट बिकेम वेरी इजी टू अर्लियर अटेम्प्ट्स व्हेन आई डिड नॉट हैव वन. तो मैंने ये काफी डिफरेंस, मुझे जब भी 5-10 मिनट का भी टाइम मिलता था तो पहले मुझे ढूंढना पड़ता था कि मैं क्या पढूं, क्या उठाऊं. कई बार तो किताबें भी इधर उधर हो जाती है, फिर लगता है यार छोड़ ही दो, बाद में देख लेंगे जब मिलेगा. तो iPad के साथ या फिर टैबलेट के साथ, जो भी टैबलेट है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि इवन इफ यू गेट 5 मिनट्स ऑफ टाइम, तो उसमें आप एक छोटा सा टॉपिक उठा के कंप्लीट कर लोगे. और फिर आपको अगर उसमें कुछ मार्क भी करना है, आप मार्क कर लो. आपको रिविजिट करके कुछ ऐड करना है, आप अपना स्टिकर लगा के वहां पे नोट्स ऐड कर दिया. दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जो मुझे लगता है हर किसी को ये फायदा उठाना चाहिए टू एक्सेल इन लिमिटेड टाइम. कमिंग टू एथिक्स, एथिक्स में मेरा स्कोर मोर और लेस कंसिस्टेंट रहा है थ्रू आउट ऑल माई अटेम्प्ट्स. रीजन बीइंग, मुझे लगता है कि एथिक्स का एक बहुत ही वेल डिफाइंड सिलेबस है, और अगर आपने वो कर लिया तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर ले जाएंगे. तो पहला सजेशन ये रहेगा कि आप एक बार एथिक्स का सिलेबस उठाइए एंड गो थ्रू इट, रीड इट 5 times 10 times. वहां से जो टर्म्स हैं आपको सारे मिल जाएंगे. सेकेंड थिंग इज व्हाट आई फॉलोड इज, मैंने लेक्सिकॉन पढ़ी थी पहले, हालांकि इस अटेम्प्ट में मुझे वापस से रिवीजन करने का टाइम नहीं मिला, सो आई अगेन रिलाइड ऑन प्रहार फॉर एथिक्स ऑल्सो. तो बट चीजें सेम ही थी, कंटेंट सेम ही था, कंसेप्ट सेम ही था, कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस आता नहीं अगर आपने एथिक्स की तैयारी कर रखी है. थर्ड थिंग वाज कि एथिक्स में स्पेसिफिकली मैंने फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स का बहुत ज्यादा यूज किया है थ्रू आउट. तो मेरा ये टारगेट रहता था, जो 13 स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं, पर क्वेश्चन में 2 डायग्राम या फिर कुछ फ्लो चार्ट जरूर इंक्लूड करूं. एंड लेंथी पढ़ता था, बट आई वाज एबल टू मैनेज इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. तो वो मुझे लगता है मार्क्स फेच कराने में वो काफी हेल्प करते हैं. ऑल्सो क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी PSIR था, तो मुझे एडवांटेज ये मिल जाता था, मैं काफी सारे स्कॉलर्स और थिंकर्स के आइडियाज अपने आंसर्स में डाल पाती थी. तो आपका जो भी ऑप्शनल हो, अगर वहां से आप कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं एथिक्स में, तो जरूर कीजिए. ऐसे के लिए आप लोग सब तैयारी करते ही, आपके पास कोटेशंस एंड थिंकर्स और कुछ पॉपुलर आइडियाज रहते ही है, वो जरूर करिए. क्योंकि मैं ऑलरेडी फील्ड में हूँ, तो काफी सारे जो क्वेश्चंस आते थे उनके लिए जो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की जरूरत थी, वो मेरे पास ऑलरेडी थी. एंड आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट विल आई डू इफ
दिस सिचुएशन अराइजेज इन रियल लाइफ। तो उस चीज ने भी कहीं ना कहीं हेल्प की मुझे। एंड कपल्ड विद दिस इज आपकी जो पर्सनालिटी है वो कहीं ना कहीं आपके एथिक्स पेपर में दिखी जाती है, बिकॉज द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस आर सच। तो एथिक्स थोड़ा बोरिंग हो जाता है कभी कभी, बिकॉज यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ रेपिटेशन, बट आई विल सजेस्ट कि whenever you are reading, try to feel the concepts, उसको एक बार विजुअलाइज करिए जो भी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा हो या रियल लाइफ में कुछ चीजें देखी हो, कि एम्पथाइज करिए कि हाँ ये चीज अगर ऐसा हो तो मैं कैसे कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। और इसके लिए आपको मेंस तक वेट करने की जरूरत नहीं है, यू कैन डू इट एवरी डे। यू एनीवेज ऑल ऑफ अस आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, तो 5-10 मिनट तो वैसे भी इंट्रोस्पेक्शन के लिए हमें निकालना ही चाहिए। और अगर हम ये प्रैक्टिस कर पाए तो आई थिंक स्कोर वेरी वेल इन एथिक्स, बिकॉज आप वो एक मेच्योरिटी गेन कर लेंगे बाय द टाइम यू राइट योर मेंस। सो दिस वाज फॉर एथिक्स। अभी हम थोड़ा टाइम आंसर राइटिंग पे डेडिकेट करेंगे। आई थिंक प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है वो है आंसर राइटिंग, बिकॉज इट डजेंट मैटर आपने कितना पढ़ रखा है, आपने कितना नहीं पढ़ रखा है, डिफरेंस आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट होगा। एंड आई हैव सीन मेनी पीपल हु हैव लॉट ऑफ नॉलेज, वो एग्जैक्ट उस चीज को रेप्लिकेट नहीं कर पाते, बिकॉज फर्स्टली उतनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं हुई रहती है। दूसरी, इवन आफ्टर रीडिंग द सेम मटेरियल फ्रॉम मार्केट, कुछ लोग उसको बेटर एनालाइज कर पाते हैं, कुछ लोग कम एनालाइज कर पाते हैं, बिकॉज जब आप आंसर राइटिंग करते हैं आप अपना माइंड अप्लाई करते हैं, आप पॉइंट्स कैसे फ्रेम करना है, कहाँ लिखना है, डायग्राम कहाँ बनाना है, वो इन प्रैक्टिस आ जाता है आपका। तो द मोर यू राइट द मोर हायर आर द चांसेस दैट यू विल गेट गुड मार्क्स इन आंसर राइटिंग। 2-3 टिप्स होती हैं आंसर राइटिंग के लिए। फर्स्टली, एक स्ट्रक्चर जो हम सभी फॉलो करते हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि हमें कैसा लिखना चाहिए, पैराग्राफ में या पॉइंट वाइज। 10 मार्कर के क्वेश्चंस हैं अगर आपके, और यूपीएससी के आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो काफी एनालिटिकल बेस्ड आने लगे हैं आजकल। इट्स नॉट लाइक कि उन्होंने आपसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया और आपको उसमें डायरेक्ट बस फैक्ट्स लिख के आगे बढ़ जाना है। तो जब भी एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं तो 10 मार्कर में एटलीस्ट ट्राई, जो मैं फॉलो करती थी, आई डोंट नो सबका स्ट्रेटेजी अलग हो सकता है, कुछ ज्यादा भी लिख सकते हैं, बट कम का स्कोप मत रखिएगा। कि अगर 2 पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, ट्राई टू राइट एटलीस्ट 5 पॉइंट्स ईच, और 5 में से 2-3 में पॉइंट्स में आप एग्जाम्पल्स जरूर डालिए। भले ही आपको लग रहा है कि आपका एग्जाम्पल उतना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, बट इमेजिन द एग्जामिनर्स कंडीशन, उसके पास सेम आंसर चेक करने के लिए कॉपीज आ रही हैं, और एक कॉपी वो देखता है जिसमें सिर्फ पॉइंट्स हैं, और दूसरे में उसको डायग्राम्स भी दिख रहे हैं और साथ में एग्जाम्पल्स भी दिख रहे हैं, तो वो उस कॉपी से ज्यादा एसोसिएट कर पाएगा, और वो कहीं ना कहीं आधे 1 मार्क्स का डिफरेंस वहीं से क्रिएट होना शुरू हो जाता है। सेकेंड थिंग इज, मेंस के टाइम ये बहुत जरूरी है कि आप अपना पेपर कंप्लीट करिए। तो मैंने जो भी मेंस दिए हैं उसमें मेरा कभी क्वेश्चन मिस नहीं हुआ। रीजन बीइंग कि मेरे एग्जाम स्टार्ट होने से पहले मैं एक फ्रेम बना के रखती थी कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे अपने पेपर में कहाँ होना चाहिए। जैसे मेरी स्ट्रेटेजी होती थी, आई विल अटेम्प्ट द स्टार्टिंग 4 क्वेश्चंस इन द फर्स्ट हाफ एन आवर, और उसके बाद मैं सारे 15 मार्कर वाले क्वेश्चंस करती थी, और जो बचे हुए 6 क्वेश्चंस है वो मैं लास्ट में करती थी। तो आप दूसरी स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं कुछ भी, बट मेक श्योर कि आप, चाहे वो आधे घंटे में हो या 45 मिनट्स में हो या 1 घंटे में हो, एक बार चेक जरूर कीजिए कि वेयर वाज आई सपोज टू बी, और मैं अभी कहाँ पे हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आप काफी लैग कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा अपने पॉइंट्स कम कर लीजिए, थोड़ा क्वालिटी कम कर लीजिए, 1-2 डायग्राम मत बनाइए, बट क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कीजिए टिल द वेरी एंड। सो बिकॉज अगर आप देखेंगे, अगर आपसे एक भी क्वेश्चन मिस होता है तो वो 2-3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट करते जाएगा, एंड ओवर 4 पेपर्स दैट विल अमाउंट टू 20-25 मार्क्स, जो कि गेम चेंजर हो सकता है आपकी मेंस की जर्नी में। थर्ड थिंग इज, काफी फिजिकली ड्रेनिंग होता है मेंस का एग्जाम, बिकॉज फॉर 3 आवर्स ईच यू हैव टू गिव 2 पेपर्स एवरी डे। तो लिखने की प्रैक्टिस ऐसे भी रखिए कि बीच बीच में जाके आप स्टिमुलेटर टेस्ट दें,
जो टुवर्ड्स द एंड आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम फर्स्ट पेपर में काफी अच्छा कर ले जाते हैं, बट बाय द टाइम सेकंड पेपर कम्स तो हम इतने ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके रहते हैं कि हम बस कुछ लिख के आ जाते हैं और वो डिफरेंस दिख जाता है. फोर्थ इज कि कुछ लोग नोट्स बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते हैं, बट डजेंट मैटर. अगर आपके पास नोट्स हैं तो वो रिवाइज करिए. मैंने ये फील किया इस बार, पहले मैं नहीं करती थी, बट इस टाइम मैंने ये किया कि मेरे पास जो गैप बचता था दोनों पेपर्स के बीच में, नॉट खुद को बहुत प्रेशराइज करके नहीं, बट जस्ट 2 घंटे आप क्या करेंगे, सो हैव समथिंग टू ईट, और उसके बाद जो टाइम बच रहा है उसमें आप जरूर एक बार गो थ्रू करिए. क्योंकि काफी लोग बोलते हैं व्हाट यू सी इन दी एंड वो आपको सबसे ज्यादा याद रहता है एग्जाम पेपर में, और कई बार उसकी जरूरत पड़ जाती है. तो अगर आपके नोट्स बनाए हुए हैं आप वहां से देख लीजिए. मैंने बहुत नोट्स नहीं बनाए क्योंकि टाइम भी नहीं था मेरे पास, तो मैं जो भी मेरी बुकलेट्स होती थी मैं वहीं पे मार्क कर लेती थी, और मैं उसको एज इट इज खोल के, यू नो, इवन इफ यू हैव 1 hour एंड यू हैव टू लुक एट ओनली द हाईलाइटेड पॉइंट्स, इवन आप एक पूरी किताब कंप्लीट कर सकते हो दैट वाइज. और मैंने अपने स्टिमुलेटर टेस्ट में भी ये किया हुआ था, तो मुझे पता था दिस विल वर्क एंड इट एक्चुअली वर्कड. सो ये कुछ पॉइंट्स थे मेंस के लिए. फाइनली अब इंटरव्यू स्टेज की बात करें तो माय इंटरव्यू वाज टुवर्ड्स द एंड. 18 फरवरी को मेरा इंटरव्यू पड़ा था, और मेरा बोर्ड संजय वर्मा सर का बोर्ड था. सो इट स्टार्टेड ऑन अ वेरी अनकन्वेंशनल नोट. आई एम अ वेरी एविड रीडर एज वेल एज आई वॉच मूवीज एंड वेब सीरीज. तो मैंने धुरंधर मूवी भी देख रखी थी, और सर का पहला क्वेश्चन ये था कि यू नो हैव यू वॉच्ड धुरंधर. सो आई सेड यस सर. और उन्होंने पूछा हाउ डू यू फाइंड दिस स्ट्रैटेजी ऑफ इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान, शुड दिस बी प्रमोटेड और नॉट. तो मैंने उसमें अपना आंसर दिया. एंड अगेन फिर उनका क्वेश्चन अगला दिल्ली क्राइम सीजन 3 पे था. लकीली मैंने वो भी देख रखी थी. तो उसमें जैसे एक सीन आता है जहाँ पे द फीमेल ऑफिसर शी इज इन अ फिक्स और शी इज नॉट गेटिंग कोऑपरेशन फ्रॉम द टॉप. सो आई वाज asked to feel myself in the same situation, और आप क्या करोगे. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. यू नेवर नो कि आप कौन सी चीज आज, चाहे वो मूवी हो या सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट हो, और वो चीज आपको किस वे में हेल्प कर जाएगी. तो इट वाज अ वेरी अनकन्वेंशनल इंटरव्यू, और बाकी चीजें मेरी डैफ से भी काफी चीजें आई. ऑफ कोर्स आई एम वर्किंग एज अ कैपिटल कॉप, तो काफी चीजें मेरी पर्सनालिटी में एम्बेड हो चुकी हैं, चाहे वो पब्लिक डीलिंग हो या एक कॉन्फिडेंस लेवल हो. तो उन चीजों ने मेरी एक्चुअल इंटरव्यू में काफी हेल्प किया, और एक काफी कॉन्फिडेंट नोट पे मेरा इंटरव्यू स्टार्ट और एंड हुआ था. आई वॉज एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. और मेरा सजेशन ये इंटरव्यू में यही रहेगा, अगेन लाइक अदर स्टेजेस ऑफ द एग्जाम, यहाँ पे आपको एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन के जैसा ही ट्रीट करना है. जैसे मैंने तो अपने माइंड में ये बना रखा था दैट अदरवाइज ऑल्सो आई एम इंटरैक्टिंग विद अ लॉट ऑफ एल्डरली पीपल एज पार्ट ऑफ माई प्रोफेशन. तो वहाँ पे कुछ बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग बैठे होंगे, और मुझे उनसे एक बातचीत करनी है और उसको रैप अप करके आना है. तो ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट. वो चीज आप बोलोगे तो दिख जाएगी, और जब आप कॉन्फिडेंट एंड काम एंड कंपोज रहोगे तभी आपका दिमाग ऑन द स्पॉट सोच पाएगा ऐसे स्पॉन्टेनियस क्वेश्चंस के लिए, और उसको आंसर कर पाएगा. अभी तक मुझे टाइम नहीं मिल पाया है कि मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाऊं या कोई अलग प्लेटफॉर्म से अपनी स्ट्रेटेजी शेयर कर पाऊँ, बट सून आई विल बी मेकिंग इट, एंड आई विल ऑल्सो शेयर माई कॉपीज एंड नोट्स. आप प्लीज उनको देखिएगा अगर आपको किसी भी टाइप की हेल्प की जरूरत पड़ पाए. ऑल्सो क्योंकि मेरी ये जर्नी थोड़ी लंबी रही है, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ. आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ क्योंकि मे बी लाइफ वॉज सपोज टू बी दैट वे, बट जैसा मैंने इनिशियली डिसाइड किया था कि मैं 3 अटेम्प्ट्स दूंगी और नहीं होगा तो मैं कुछ और रास्ता चार्टर करूंगी, तो वो भी नहीं होता तो आई वुड हैव बीन एट सम अदर प्लेस गिविंग माई 100%. सो इट डजेंट मैटर, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या चाहते हैं लाइफ में, कितने अटेम्प्ट्स देने हैं, कहाँ रुकना है. इट शुड ऑल बी योर डिसीजन, and it should be based on rational choices
ऐसा नहीं है कि हम कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं उसकी वजह से हमारी जर्नी रुक रही है और बार बार हम उसको रिपीट करते जाए। आजकल ऑनलाइन रिसोर्सेज का ज़माना है, बहुत सारे अच्छे मेंटर्स अवेलेबल हैं। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप काफ़ी सारे टॉपर्स जो हैं हमारे इस साल के उनसे कनेक्ट कर सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं। बट इट इज़ ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर दिस एग्जाम कि आप पीछे ना रह जाए उन लोगों से जो कि क्यों सिर्फ इसलिए एक्सेल कर पाते हैं क्योंकि उनको दे आर इन अ सिटी, दे हैव ऑल दोज रिसोर्सेज अवेलेबल एंड दे नो वेयर टू टेक रिसोर्सेज फ्रॉम। तो अवेयर रहिए। डीकेटी बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सुनने को मिलता है बाकी अदर टॉपर्स की स्ट्रेटेजी, रिसोर्सेज और काफ़ी कुछ आप गेन कर सकते हैं यहाँ से। आई होप कि मैंने भी जो अपनी जर्नी शेयर की है और रिसोर्सेज शेयर किए हैं आप उनको भी अवेल कर पाएंगे और कुछ दिक्कत आए तो आप एक बार सर्च कर लीजिएगा। ये सारे मटेरियल्स जो भी मैंने कोट किए हैं बहुत रेडिली अवेलेबल है और इसके साथ हम सब एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे आके ये एग्जाम दे पाए एंड देन may the best man win in this journey. Now wishing everyone who all are appearing for this exam my best wishes. एक लाइन बोलना चाहूँगी कि मुसीबत तो सबके जीवन में आते हैं बट एक्सेल वही कर पाता है जो उस मुसीबत में भी एक अपॉर्चुनिटी देखे और ये समझे कि ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। तो जब भी आपको लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है तो उस टाइम में खुद को होल्ड ऑन करिएगा और ये समझिएगा कि ये टेम्पररी फेज है। इसके बाद अभी सूरज की रोशनी है टनल के एंड पे और आप जरूर पहुंचेंगे वहां तक। थैंक यू एवरीवन।